प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 18वां वीडियो है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन को सीखने के बाद स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाने वाली साइकोलॉजी लेवल के अंतर्गत आज मार्केट में बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, इसे डिटेल में जानने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय आपने आज तक यूट्यूब पर या फिर कहीं किसी और शेयर मार्केट क्लासेस में किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले आपको उस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इन दो बातों के बारे में सिखाया गया होगा जो कि ट्रेडिंग में ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी किसी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड एंट्री करने से पहले उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करना होता है? इसके बारे में कभी कुछ सीखा है? मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने वाले 90% ट्रेडर्स ने साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि इसे पढ़ना और पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। मार्केट साइकोलॉजी को सीखने से पहले आपका प्राइस एक्शन बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मार्केट साइकोलॉजी किसे कहते हैं ये जानते हैं। मार्केट को बायर्स और सेलर्स ये दो लोग मिलकर चलाते हैं और ये दोनों भी ह्यूमन हैं। इसलिए जब भी कोई बायर या सेलर किसी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करता है तो उस समय उसके मन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, जैसी कि अगर मैंने यहाँ ट्रेड में एंट्री नहीं की तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। इस तरह की भावना को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो कहा जाता है। साथ ही ट्रेड एंट्री करने के बाद मार्केट जैसे ही आपके एंट्री के खिलाफ जाने लगता है तो उस वक्त डर के मारे आप पैनिक हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट आपके ट्रेड की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपके टारगेट को हिट करता है, फिर भी आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करते। इसका मतलब आप बहुत लालची यानी कि ग्रीडी हो जाते हैं। मगर कभी कभी कुछ लोग बिना किसी सेटअप के इम्पेशंस होकर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं। सभी रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन सभी भावनाओं को कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। इन सभी बातों का समावेश ह्यूमन साइकोलॉजी में किया जाता है और मार्केट को बायर्स और सेलर्स ये दोनों मिलकर चलाते हैं। इसलिए इन दोनों की साइकोलॉजी पर मार्केट की साइकोलॉजी डिपेंड होती है। मार्केट में सबसे ज्यादा कैपिटल सेलर्स के पास होता है, इसका मतलब वही मार्केट में ताकतवर है। इसलिए एक रिटेल ट्रेडर को इन बड़े इंस्टीट्यूशनल सेलर्स की साइकोलॉजी को समझकर उसी दिशा में अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करना होगा। इसी कारणवश आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चार्ट को देखकर मार्केट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये निफ्टी 50 के 30 अप्रैल का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस ऊपर निकलती है, लेकिन हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस फेस करने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड मरुबोजू कैंडल बनाकर नीचे आती है। मगर बायर्स एक बार फिर से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिस कारण प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। अब चार्ट पर बन रहे इस स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन को देखकर आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आप अपनी साइकोलॉजी को यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखकर आप में से बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करने का मन बनाया होगा। लेकिन इन सभी ने ऐसा क्यों सोचा? इसके पीछे 3 मुख्य कारण है। नंबर 1, प्राइस यहाँ हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश है। नंबर 2, प्राइस ने अपने पुराने स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया है, जो कि एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। नंबर 3, पिछले दिन यानी कि 29 अप्रैल को मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया था, इसलिए मार्केट आज भी उसी बुलिश मोमेंटम को और आगे कंटिन्यू कर सकता है। इस वजह से यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करना सबसे उचित होगा। मेरे ख्याल से एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते आपके मन में भी यही सब विचार आए होंगे, तभी आपने यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री की होगी। लेकिन कुछ ही देर में प्राइस नीचे आते हुए अपने पुराने स्विंग लो के पास एक हैमर कैंडल बनाकर फिर से धीरे धीरे ऊपर निकल जाती है, जिससे यहाँ ब्रेकआउट पर जो भी रिटेल बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे उनमें से कुछ इन बेरिश कैंडल्स को देखकर एग्जिट कर लेते हैं, तो कुछ अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आया, इसका आंसर आपको वीडियो में आगे मिलेगा। साथ ही यहाँ कुछ ट्रेडर यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करते हुए चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाते हैं। अब यहाँ इस ट्रायंगल पैटर्न का जिस भी तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ हमें ट्रेड एंट्री करनी है, ऐसा सोचकर पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जिसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स इस पैटर्न के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। लेकिन प्राइस एक बार फिर से सभी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हुए ऊपर निकल जाती है, जिस वजह से यहाँ जो भी ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हुए पुट बाई करते हैं वो सभी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब मार्केट ने यहाँ ऑलरेडी 2 बार रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया है। अब इस हैमर कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देखकर
जो बायर्स पिछली बार यहां इस ब्रेकआउट पर ट्रैप हुए थे, वो सभी एक बार फिर से मार्केट के इस बुलिश मूव को देखकर मार्केट से अपने पुराने लॉस का बदला लेने के लिए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट इस बार नीचे से इस सपोर्ट एरिया से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाकर ऊपर आया है। साथ ही मार्केट ने यहां इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। इस वजह से ब्रेकआउट पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी बहुत हाई हो गया है। लेकिन हर बार की तरह मार्केट तीसरी बार भी इन सभी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करके तेजी से नीचे चला जाता है, जिससे इन्हें एक बार फिर से लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के बावजूद मार्केट नीचे क्यों गिरा, चलिए इसे जानते हैं। हमने अभी तक रिटेल बायर्स किसी चार्ट को देखकर ट्रेड एंट्रीज करने के लिए क्या सोचते हैं या फिर उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, इसे देखा है। इसलिए अब हम मार्केट में सेलर्स आपको फंसाने के लिए आपकी साइकोलॉजी का कैसे फायदा उठाते हैं, इसे जानेंगे। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। 29 अप्रैल को मार्केट 22,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करते हुए लगभग 200 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करता है। मार्केट में इतना बड़ा वन साइडेड मोमेंटम आने के बावजूद किसी भी पॉइंट पर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं की गई है। इसका मतलब यहाँ लोअर लेवल्स पर जो सेलर्स पुट ऑप्शन को सेल करके बैठे हैं, उनमें से बहुत से सेलर्स अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठे हैं। साथ ही जिन भी रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ कॉल ऑप्शंस को बाय किया होगा, उनमें से भी बहुत कम बायर्स ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया है, जिस वजह से यहाँ मार्केट ने एक वन साइडेड मूव किया है और किसी भी पॉइंट से कोई भी बड़ा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्राइस कुछ देर तक एक करेक्शन जरूर कर सकती थी। अगले दिन यानी कि 30 तारीख को जब मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ और आगे बढ़ता है, तो 22,750 इस लेवल पर कुछ कॉल बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, जिस वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद प्राइस जब फिर से ऊपर बढ़ती है तो अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच जाती है। इससे पहले 2 बार प्राइस इसी लेवल से तेजी से नीचे गिरी थी। इसका मतलब इस बार भी ये लेवल मार्केट में एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। इस रेजिस्टेंस को देखने के लिए अगर आप 1 घंटे की टाइम फ्रेम को ओपन करके देखेंगे तो 9 और 10 अप्रैल को मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस किया था। इसका मतलब यहां से मार्केट में कॉल सेलर्स एक बार फिर से हैवी सेलिंग कर सकते हैं, जिस कारण यहां जिन भी पुट सेलर्स ने अपनी पोजीशंस को होल्ड किया था, वो सभी धीरे धीरे अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से मार्केट नीचे आने लगता है। साथ ही पिछली बार की तरह बहुत से फ्रेश कॉल सेलर्स यहां इस एरिया में अपनी कॉल सेलिंग की ऑर्डर्स को लगाकर बैठे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट एक बार फिर से इस लेवल पर आकर नीचे जरूर जाने वाला है। मगर अब तक मार्केट पूरी तरह से इस लेवल के पास नहीं आया है, जिस कारण उनके सेल ऑर्डर्स पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस लेवल के आसपास पहुंचकर एक ब्रेकआउट देने लगती है, तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने के लिए कॉल बाय करने लगते हैं, जिससे बिग इंस्टीट्यूशनल सेलर्स के जो कॉल सेलिंग के ऑर्डर्स ऑलरेडी यहां पर लगे हुए हैं, वो सभी एकदम से पूरी तरह एग्जीक्यूट होने के कारण मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे गिरने लगती है। अब मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखकर नीचे से जो पुट सेलर्स अपनी पोजीशन को होल्ड किए हैं, मार्केट के नीचे आने से उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। उस वजह से वो अपने ट्रेड से एग्जिट करते हैं, जिस कारण यहाँ पुट बाय के भी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट तेजी से नीचे गिर जाता है। साथ ही इस लेवल के पास जो कॉल बायर्स मार्केट में शामिल हुए थे, उन सभी के स्टॉप लॉस इस एरिया में लगे हुए हैं। मार्केट जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट करता है तो प्राइस बिना रुके नीचे जाती है। मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग अभी भी कॉल और पुट सेलिंग को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में हैं, इसलिए इसे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। जब भी कोई कॉल सेलर बड़ी क्वांटिटी में कॉल ऑप्शन को सेल करता है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस नीचे गिरती है। इसी वजह से कॉल सेलर्स हमेशा मार्केट के टॉप पर सेलिंग करते हैं। वही कॉल सेलर्स अपनी कॉल सेलिंग पोजीशन से जब एग्जिट करते हैं, तो मार्केट में फिर से कॉल बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने से नीचे की तरफ से छोटा पुल बैक लेकर प्राइस ऊपर आती है। उसी तरह जब भी किसी सेलर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, उस समय वो पुट ऑप्शंस को सेल करता है। इसलिए पुट ऑप्शंस को हर बार मार्केट में बॉटम लेवल्स पर सेल किया जाता है। जब भी पुट ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट करता है, तो बड़ी क्वांटिटी में पुट ऑप्शन बाइंग होने के कारण मार्केट छोटा सा करेक्शन करके नीचे आता है। उम्मीद है इससे आपको कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है और आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर को चार्ट पर लगा के देखेंगे, तो इस फर्स्ट ब्रेकआउट के समय चार्ट पर प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा है, लेकिन उसी समय RSI इंडिकेटर में लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है।
इसका मतलब मार्केट में पिछले स्विंग के मुकाबले इस स्विंग की स्ट्रेंथ कम हुई है। उसी तरह जब मार्केट एक बार फिर से अपने पुराने स्विंग को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो उस समय भी चार्ट पर प्राइस एक्शन में हायर हाई बन रहा है, लेकिन उसी समय RSI इंडिकेटर में लोअर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। इसका मतलब यहाँ भी मार्केट की स्ट्रेंथ कम हुई है। और फिर भी आप इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का अगर प्लान करते हैं तो आप इस फेक ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी इंडिकेटर का उपयोग सिर्फ ट्रेड को कंफर्म करने के लिए एक साधन के रूप में ही करें और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे किसी भी ट्रेड में एंट्री ना करें। चलिए अब इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको इस जगह पर पास्ट में क्या हुआ था इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे आप अनवांटेड ट्रैप में फंसने से अपने आप को बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करना सीखना होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में बायर और सेलर की साइकोलॉजी से बढ़कर कोई चीज काम नहीं करती है। पॉइंट नंबर 3, किसी भी चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के पीछे का कारण जब तक आपको पता नहीं चलता तब तक उसमें ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।